केल्विन साइकिल है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलेशन जो है फर्स्ट स्टेप का नाम। कार्बोक्सिलेशन जो है, इसमें आप क्या बोल इसमें आप CO2 जो है उसको कंबाइन करेंगे इस कंपाउंड के साथ टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CO2 इज कंबाइंड, CO2 इज कंबाइंड, CO2 is combined to form an stable intermediate, to form an stable intermediate। ये जो है आपके पास इसका काम है। और जो है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो आपके पास केल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, C3 साइकिल है, बायोसिंथेटिक फेज है या कीमोसिंथेटिक फेज है, ये सब इसके नाम है। तो ये इसके अंदर कितने स्टेप्स रहते हैं? तो हम सबको मालूम कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप का नाम क्या है यहाँ पे? रिडक्शन। थर्ड स्टेप का नाम क्या है? रिडक्शन। तो पूछेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्या रहने वाला है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप रहने वाला है किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर। और ये स्टेप के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? एंजाइम इस्तेमाल होता है। बिना एंजाइम के जो है ये आपके पास स्टेप नहीं होने वाला। कौन सा एंजाइम है? ये जो एंजाइम है ये पूरे अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि जो अर्थ के ऊपर जो प्रोड्यूसर रहते हैं, जिसके ऊपर हर एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो कौन है? प्लांट्स है। अब प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक एक एंजाइम नेसेसरी है, उसका नाम क्या है? रूबिस्को। तो रूबिस्को पूरे अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। एंजाइम क्या रहते? मेनली एंजाइम क्या रहते? प्रोटीन। नीट में क्वेश्चन आता कि वो कौन सा प्रोटीन है जिसकी क्वांटिटी अर्थ पे सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर कौन है? रूबिस्को, जो हम बायोमोलिक्यूल में लिखते बार बार। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि इट इज इट इज एंजाइम mediated process, it is enzyme mediated process, it is enzyme mediated process। इसको हम लिखे इट इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। ठीक है, और ये एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। किसका नाम है? आरएनए का नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस जो है इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हमने CO2 लिए जो कितने कार्बन का है? 1 कार्बन। इसको हमने मिलाया किसके साथ? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो कौन है? RUBP। बराबर है कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ये जो है आपके साथ मिलेंगे 5 कार्बन और 1 कार्बन, ये आपके पास क्या बनेगा? 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। ऐसा कंपाउंड जो बनने के बाद ही क्या हो जाएगा आपके पास? टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो है ये आपके पास क्या करेगा? ये आपके पास क्या करेगा? ये आपके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो कौन है आपके पास? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड जिसके थर्ड कार्बन पे क्या रहने वाला है? फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके पास 3 कार्बन का है, और जो है आपके पास साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन का है, इसलिए केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? C3 साइकिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। ये जो है कौन सा हो गया आपके पास? कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप। 3 PGA is reduced to 1,3 bis PGA, 1,3 bis PGA by utilizing ठीक है। In this step 3 PGA is reduced to 1,3 bis PGA by utilizing ATP, and it is further reduced into phosphoglyceraldehyde by utilizing, क्या इस्तेमाल करेंगे? by utilizing NADPH2। ठीक है, by utilizing NADPH2। इस स्टेप में क्या होगा? इन दिस स्टेप 3 PGA is reduced to 1,3 bis PGA by utilizing ATP, and it is further reduced into PGL by utilizing NADPH2। तो यहाँ पे आपके पास प्रोसेस कैसा होने वाली? ये हमारे पास 3 PGA था जो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन था। उसको हमें जो है कन्वर्ट करें किसके अंदर?
1,3 बिस पीजीए। 3 कार्बन का आपके पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जिसके फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। या एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया आपके पास, हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, एटीपी। ये एटीपी कहाँ से आया, ये एटीपी हमने बनाए लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन ग्रैनुल थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगी या स्ट्रोमल थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगी। वहां पे जो एटीपी बना था उसका इस्तेमाल करेंगे और एटीपी से क्या बन जाएगा आपके पास, एडीपी। और जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉस्फेट आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1,3 बिस पीजीए को जो है रिड्यूस करेंगे फेज में, किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस करेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम इस्तेमाल करें NADPH2 बराबर, जो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, NADP प्लस में। ये NADP प्लस वापिस का आ जाएगा लाइट रिएक्शन में, वहां पे NADP प्लस वापिस क्या बन जाएगा आपके पास, NADPH2 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप, जिसका नाम क्या है, रिडक्शन। थर्ड स्टेप जो है आपके पास, इसका नाम क्या रहने वाला है, रीजनरेशन। क्या नाम रहने वाला है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम क्या करेंगे, केल्विन साइकिल को कंटिन्यूअस चलाना है तो आपको क्या करना है कि एक जो प्रोडक्ट बना था आपके पास, तीन, दो जो है 3 पीजीएल था, तो पीजीएल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 पीजीएल में से एक पीजीएल को आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे रीजनरेशन। किसके रीजनरेशन में, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, जो कौन है आपके पास, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो एक पीजीएल आगे जाएगा और क्या बनेगा आपके पास, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू Kelvin cycle, to continue Kelvin cycle uninterrupted, 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 ठीक है। 1 pgl, 1 pgl is used to regenerate, to regenerate, क्या regenerate करेंगे, regenerate RUBP, ribulose 1,5 base phosphate by utilizing, by utilizing क्या इस्तेमाल करेंगे, by utilizing a ATP, by utilizing a ATP। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारे पास PGAL है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके मतलब ये 3 कार्बन के कंपाउंड में थर्ड कार्बन पे क्या रहने वाला आपके पास, फॉस्फेट ग्रुप रहने वाला, और साथ ही साथ ये क्या है आपके पास, अल्डिहाइड। इसको आप रिड्यूस करेंगे और क्या बनेगा आपके पास, RUBP बनेगा बराबर है, जो कितने कार्बन का है आपके पास, 5 कार्बन का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, एटीपी इस्तेमाल करने वाले, क्या इस्तेमाल करने वाले, एटीपी। तो एटीपी जो है आपके पास, एटीपी जो है आपके पास जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट है, आईयूपी में क्या है, बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से है आपके पास, एटीपी के पास है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस होगी, केल्विन साइकिल। डिटेल में हमने क्या इसको पूरा पढ़ लिया, इसको लिख लो आप लोग। केल्विन साइकिल का इस्तेमाल हो रहा क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेरे बोलो क्या इस्तेमाल हो रहा है, केल्विन साइकिल क्या बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लूकोज। आप लोग बताओ, 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, कितने कार्बन का रहता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 कार्बन रहते हैं। ठीक है बराबर। अब आप लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़े, जब हमारे पास एक बार केल्विन साइकिल हुई थी तो उसमें कितनी बार CO2, कितनी CO2 आई, एक CO2 आई। इसका मतलब एक केल्विन साइकिल में एक CO2 यूटिलाइज होता है। इसका मतलब अगर केल्विन साइकिल को एक ग्लूकोज बनाना है तो केल्विन साइकिल कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 6 बार। ठीक है, तो आपके पास 1 केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल फिक्सेस 1 कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास 6 केल्विन साइकिल, 6 केल्विन साइकिल क्या फिक्स करेंगे, हमारे पास 6 कार्बन फिक्स करेंगे, और जब 6 कार्बन आपके पास फिक्स होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब अगर हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो केल्विन साइकिल कितनी बार करना पड़ेगा, 6 बार। अब आप लोगों को जो है एक रेशियो याद रखना है, रेशियो में आपके पास क्या है, CO2 है और NADPH2 है, और उसके बाद कौन है, ATP है। जब आप एक CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो कितने NADPH लग रहे हैं आपको, 2, और साथ ही साथ कितने ATP लग रहे हैं, 3 ATP लग रहे हैं। तो अगर जो है हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है
तो कितने CO2 फिक्स करना पड़ेंगे? 6। तो ATP कितने लगेंगे? NADPH2 कितने लगेंगे? हाँ, NADPH2 कितने लगेंगे? 12। और ATP कितने लगेंगे? 18। ठीक है, ऐसा रहूंगा आपके पास। हमारे पास जो है 1 कार्बन फिक्स करने जो है एक केल्विन साइकिल में जो है हमारे पास कितने एटीपी लग रहे? 3 एटीपी लग रहे। और साथ ही साथ क्या लग रहे? 3 एटीपी लग रहे और साथ ही साथ क्या लग रहे? 2 NADPH लग रहे। कितना समझ गए आप लोग? तो 6 केल्विन साइकिल में कितने रहेंगे? 6 केल्विन साइकिल में कितने रहेंगे? ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करो, 6 केल्विन साइकिल मतलब 6 कार्बन, 6 वन जा 6। उसके बाद जो है 6 टू का कितना आएगा? 12। और जो है 6 का कितना आएगा? 18। तो ये क्या होगा आपके पास? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए होगा। किसके लिए होगा आपके पास? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आपके पास ये रेशियो आपने याद रखना। ठीक है, तो आपके पास जो है 6 केल्विन साइकिल के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? 18 एटीपी हो जाएगा। और जो आपके पास कितना हो जाएगा? 12 NADPH2। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी और कितने NADH लेंगे? हम कहेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन लेंगे। 6 कार्बन मतलब 6 बार केल्विन साइकिल। 6 बार केल्विन साइकिल मतलब 6 टू द 12, 6 टू द 18। किसने कहा अगर हमको जो है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन, दो ग्लूकोज में 12 कार्बन। 12 कार्बन मतलब 12 केल्विन साइकिल। 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा क्या आएगा आपके पास? 36। तो कितने आप लोगों को लगेंगे? ठीक है, तो हमारे पास जो है 6 केल्विन साइकिल है आपके पास। कितने लगेंगे आपके पास? ठीक है, 6 केल्विन साइकिल मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक केल्विन साइकिल में 3 एटीपी और 2 NADH2। 6 केल्विन साइकिल में कितना होगा? 18 एटीपी और 12 NADH2। समझ गए आप इतना? ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो बोलना हमारे पास कि एटीपी एंड, ठीक है, क्या बोलता आपके पास? CO2 जो है और एटीपी जो है और जो है आपके पास NADPH2 जो है कितने लगेंगे अगर हमारे पास हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है? क्या बनाना है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने हैं? 6 CO2 है। तो 6 CO2 है तो 6 टू द कितना आएगा? 12 NADPH2 आएगा। और जो है आपके पास फिर क्या आ जाएगा? 18 क्या आ जाएगा? ATP आ जाएगा। बराबर है। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास कितने? 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो कितने लगेंगे बताओ आप लोग? कितने CO2 लेंगे यहाँ पे? 60 CO2 लेंगे। एक ग्लूकोज में 6 CO2 है तो 10 ग्लूकोज में कितने? 60 CO2। 60 CO2 है आपके पास, तो 60 इंटू 12 कितना आएगा? 60 इंटू 2 कितना आएगा? 120 क्या लेंगे यहाँ पे? NADPH लेंगे। NADPH लेंगे। उसके बाद एटीपी कितने? एटीपी 60 इंटू 30 कितना आएगा आपके पास? 180 क्या होंगे आपके पास? एटीपी। समझ में आ गया आप लोग इतना? ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये रेशियो अगर आपने याद रखे तो ये सारे जो है आपके पास क्या होंगे? आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होगा आपके पास? एक केल्विन साइकिल का। देखिए आप लोग, हम लोगों को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो कितने एटीपी की जरूरत है हम लोगों को? बताओ। ठीक है, 18 एटीपी। और NADPH तो कितने? 12। तो हम लोगों को 12 NADPH2 चाहिए। और जो है साथ ही साथ क्या चाहिए? 18 जो है एटीपी चाहिए। 18 क्या चाहिए हम लोगों को? एटीपी चाहिए। ठीक है, समझिए इतना। अब जो आपको एटीपी और NADPH2 कहाँ से मिलते हैं? लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। लाइट रिएक्शन में भी दो है, साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक। ठीक है, मान लो कि हमने क्या करे, हमने जो है 12 बार जो है क्या करे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करे। क्या करें हमने 12 बार? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट क्या रहते? एक एटीपी मिलता, एक NADH मिलता और साथ ही साथ क्या मिलता? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब 12 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करने से हमको जो है क्या मिलेंगे?
12 NADPH2 मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे पास क्या मिलेंगे 12 ATP। अब देखो 12 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे जो NADPH2 का रिक्वायरमेंट है ये तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमको जो है जितने NADPH2 चाहिए थे उतने तो हम लोगों को मिल गए, बराबर है, उतने मिल गए। लेकिन हमारे पास ATP जो है अभी बाकी है। कितने ATP और चाहिए हम सबको? 6 ATP चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप और 6 बार जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करेंगे। अगर आप और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करेंगे तो आपको जो है 6 एक्स्ट्रा क्या मिलेंगे? NADPH2। NADPH2 का तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, वो चाहिए हमको नहीं, हमको क्या चाहिए अभी? ATP। क्या हमको ऐसी कोई रिएक्शन मालूम है जिसमें सिर्फ ATP बनता है? कोई रिएक्शन है ऐसी? वो है आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। अगर हम 6 बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करेंगे तो हमको 6 क्या मिलेंगे? यहाँ पे एटी मिलेंगे। और 6 एटीपी आपके पास मिल गए, 6 प्लस आपके पास 12 कितना हो गया? 18 एटीपी। तो एनसीईआरटी का कहना है कि आपके पास जो है ये जो है हो सकता है कि आपके पास ये एटीपी का डिफरेंस और NADPH का डिफरेंस कंप्लीट करने के लिए आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है। क्या कह रहा है वो कि जब आपको एटीपी और NADPH चाहिए तो आप डिफरेंस जो है रह जा रहा है। क्या रह जा रहा था कि 6 एटीपी बाकी रह गए थे। इस 6 एटीपी को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि आपके पास क्या हो सकती है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? नोट, इट इज प्रॉबेबली, इट इज प्रॉबेबली, इट इज प्रॉबेबली टू मेक द, to make the, it is probably to make the, to make the difference, to make the difference of ATP and NADPH2 used in, used in dark reaction, dark reaction, dark reaction, cyclic photophosphorylation take place. Cyclic photophospho phosphorylation takes place. Phosphorylation takes place. Okay? It is probably to make the difference of ATP and NADPH to use in dark reaction, cyclic photophosphorylation takes place. आपके ये एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रहा है कि हो सकता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इसलिए होता क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंस रह जा रहा था एटीपी का, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है आपके पास? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। हमने पढ़े थे कि जब आपके पास जो है लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर के ऊपर हो जाती तब सिर्फ और सिर्फ जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन काम करता है। लेकिन अगर लाइट की वेवलेंथ जो है 680 नैनोमीटर के नीचे है तो आपके पास दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी काम कर रहा है और साथ ही साथ कौन कर रहा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए किसके? कैल्विन साइकिल के। तो कैल्विन साइकिल क्या हो गए हमारे पास? कंप्लीट हो गई। रोबिस्को, कौन है आज का टॉपिक? रोबिस्को, रोबिस्को, रोबिस्को जो टॉपिक है हमने कहा आप लोगों को ये जो है थोड़ा आपके पास कैसा है, धोखेबाज जो है आपके पास एंजाइम, जिस तरह हीमोग्लोबिन का याद है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस तरह ऑक्सीजन को धोखा देता, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिला था और क्या बनाया था उसने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था। जैसे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के किसके पास, ऑक्सीजन को छोड़ के किसके पास भाग गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो है आपके पास कैसा रहता? रोबिस्को। ठीक है, तो जो है हीमोग्लोबिन की कैटेगरी का, जिस तरह आपके पास कुछ धोखेबाज दोस्त रहते हैं ना, उसी तरह जो है आपके पास क्या होगा? ये धोखेबाज जो है क्या है, कौन है आपके पास? ये एंजाइम। क्या फुल फॉर्म है इसका? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। जिस तरह आपके पास आरयूबीपी का जो नाम था यही है आपके पास राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो है इसका नाम है। और ये तो आपके पास कि जो है आपके पास सबस्ट्रेट का नाम था। और जो आपके पास आगे क्या रहेगा? एक तो ये क्या कर सकता है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा, जिस तरह आपके पास आरयूबीपी के साथ किसको उसने अटैच करा? CO2 को। तो जब ReBP के साथ CO2 को अटैच करा उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और जब एंजाइम ये करेगा इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये जो है आपके पास ReBP को ऑक्सीजन भी अटैच कर सकता। और जब इसने ReBP के साथ ऑक्सीजन को अटैच करा तो ये O वाला काम करेगा। क्या होगा O वाले का नाम?
ये कार्बोक्सिलेज हो गया तो ये क्या होगा, ऑक्सीजनेज होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीजनेज होगा। अब ये जो आपके पास रूबिक्स को धोखेबाज तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर है। कुछ दोस्त आपके धोखेबाज रहते हैं, आपको मालूम है, फिर भी आप है ना उनसे दोस्ती रखते हैं, काम आते बोलते हैं ना। तो ये आपके पास क्या होगा, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, इन होल बायोस्फीयर, इन होल बायोस्फीयर, पूरी दुनिया में मिलने वाला क्या है, सबसे ज्यादा जो है आपके पास ये प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये चैप्टर से आ सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास जो है हमारे पास बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर यहाँ से आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास जो है केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर से भी आ सकता है कि वो कौन सा प्रोटीन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, या वो कौन सा एंजाइम है जिसकी क्वांटिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है, बायोस्फीयर, ठीक है, सॉरी कौन सा आपके पास, रूबिक्स, ठीक है। इट कैन कंबाइन विथ, इट कैन कंबाइन विथ, इट कैन कंबाइन विथ, किसके साथ कंबाइन करेंगे, इट कैन कंबाइन विथ बोथ, बोथ CO2 एंड O2, CO2 और O2 के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन किसके साथ कंबाइन होगा, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, जिस तरह आपके पास हीमोग्लोबिन था उसी तरह ये भी है। कब डिपेंड कर रहा था, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस ज्यादा हो। अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ अटैच होगा, और अगर O2 ज्यादा है तो किसके साथ अटैच होगा, O2 के साथ। जब वो CO2 को अटैच करेगा तो प्रोसेस का नाम है कैल्विन साइकिल, लेकिन जब वो O2 को अटैच करेगा तो आपके पास एक और प्रोसेस होंगी जो इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम। इट कैन कंबाइन विद बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन concentration of gases, on concentration of gases, gases के concentration के ऊपर इसकी combining capacity क्या रहेंगी, डिपेंड रहेंगी। लेकिन ये ज्यादा इफिशियंसी किसके साथ शो करता, एग्जाम में पूछेंगे आपको कि जो रूबिक्सको है ये मोर इफिशियंसी किसके साथ शो करेगा, जिसके लिए वो बना था। तो किसके लिए बना था, कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, किसके लिए बना था, कार्बोक्सिलेज। इसका मतलब किसके साथ ज्यादा कंबाइनिंग इफिशियंसी शो करेगा इन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इट शोज, it shows more efficiency, more efficiency, more efficiency with with carbon dioxide, with carbon dioxide, ठीक है। ये आपके पास हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन आता मालूम, आरबीपी रूबिक्स का फुल फॉर्म बोलो, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट से, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। और जो आपके पास क्या होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है, रूबिक्स को, या आप बोल सकते हैं एंजाइम कौन सा है, रूबिक्स को। उसके बाद जो है रूबिक्स को दोनों के साथ कंबाइन कर सकता, ठीक है। रूबिक्स को ने जब CO2 का फिक्सेशन करा तो वो किसकी तरह एक्ट करा, कार्बोक्सिलेज। रूबिक्स को ने जब O2 का फिक्सेशन करा, इसका मतलब किसकी तरह एक्ट करा, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करा, ठीक है। लेकिन वो कब करेगा, CO2 का फिक्सेशन कब करेगा, O2 का फिक्सेशन कब करेगा, जब जो गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर CO2 ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, अगर O2 ज्यादा है तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी किसके साथ ज्यादा शो करेगा, तो आप लोग याद रखना किसके साथ है, CO2 के साथ है, ठीक है। पास एक एंजाइम, एंजाइम को जो है आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास एक एंजाइम, ये एंजाइम जो है आपके पास, इस एंजाइम का नाम क्या है बोलो, रूबिक्स, क्या नाम है इसका, सेम एंजाइम जो हम एज इट इज यहाँ पे बनेंगे। ये एंजाइम है हमारे पास, जो है एंजाइम जो है कौन सा है, रूबिक्सको। रूबिक्सको जो एंजाइम है इसका जो है फुल फॉर्म क्या है बोलो, एंजाइम का, रूबिक्सको का फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज, राइबोलोज क्या है फुल फॉर्म उसका, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज जो है इसका क्या है फुल फॉर्म, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एंजाइम, बराबर। इस एंजाइम में सबस्ट्रेट आके बैठ सकते हैं, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। एंजाइम क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक जो जगह है
ये आपके पास जो है हमेशा जो है ये बुक्ड है, किसके लिए बुक्ड है आपके पास, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है बोलो, RUBP। क्या नाम है इसका, RUBP। इसी के बेसिस पे जो है आपके पास क्या नाम है, राइबोलोज का नाम है, तो इसका नाम है एंजाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह जो है बुक्ड है, जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जो कौन है आपके पास, RUBP है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, RUBP हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड जगह है वो आपके पास डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ पे कौन आ सकता, यहाँ पे आपके पास CO2 भी आ सकता, और यहाँ पे कौन आ सकता आपके पास, आर। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास CO2 है, हमारे पास क्या है, CO2 है, ये आपके पास क्या हो गया, CO2 हो गया। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा है, CO2 का जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, O2 से, किससे, O2 से। ठीक है, इसकी वजह से जो CO2 है वो आके यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। CO2 क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे आके क्या हो गया, अटैच हो गया। तो CO2 हमारे पास इस तरह यहाँ पे आके क्या हो गया, अटैच हो गया। जब CO2 यहाँ पे अटैच हो गया, CO2 आपके पास कितने कार्बन का रहता, 1 कार्बन का रहता, और ये आपके पास कितने कार्बन का रहता, 5 कार्बन। दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और आपके पास क्या हो जाता है, 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है ना। ठीक है, इस तरह आपके पास काम करेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये आपके पास रुबिस्को है, ये कौन है आपके पास, रुबिस्को। रुबिस्को किसकी तरह एक्ट कर रहा, एक्ट्स एज किसकी तरह एक्ट करा उसने, कार्बोक्सिलेज की तरह। किसकी तरह एक्ट करा, कार्बोक्सिलेज। अब मान लो कि क्या हुआ कि जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, वो कम हो गया, और तो कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ गया, O2 का बढ़ गया। O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पे कौन आके अटैच होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे कौन आके अटैच होगा, ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगा आपके पास इस तरह। और अब जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और रुबिस्को के बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ पे रुबिस्को ने किसकी तरह एक्ट करा, एक्ट्स एज किसकी तरह एक्ट करा, एक्ट्स एज ऑक्सीजन, बराबर है। लेकिन अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है फिर क्या होगा, अगर आपके पास दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है, आपके पास CO2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बराबर है O2 से, तो क्या होगा, तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 दोनों आके अटैच हो सकता है। अब रूबिक्स को एक तो नहीं है, बहुत सारे रूबिक्स को एंजाइम है, तो इन बहुत सारे में से कुछ जो है CO2 को अटैच करेंगे, कुछ जो है ऑक्सीजन को अटैच करेंगे। इसका मतलब कुछ जो है किसकी तरह एक्ट करेंगे, कार्बोक्सिलेज की तरह, और कुछ किसकी तरह एक्ट करेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन ज्यादा एक्ट करेंगे किसकी तरह, कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि एफिशिएंसी जो है ज्यादा किसके साथ बढ़ाता, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, सम विल एक्ट एज सम विल एक्ट एज ऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेट and some will as as कार्बोक्सिलेज। समझ गए आप लोग, लेकिन कि जो है, जब देखो इतना हम सबको मालूम है कि रूबिक्स को जब CO2 को फिक्स करेगा तो जो रिएक्शन होंगी उसका नाम है कैल्विन साइकिल। लेकिन अगर उसने O2 को फिक्स करा तो रिएक्शन का नाम क्या रहने वाला है, उस रिएक्शन का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम है, फोटो रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जो सिर्फ प्लांट का नुकसान करती है, क्या करती है, प्लांट का नुकसान करती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है ये C3 प्लांट्स में होती है, किसमें होती है, C3 प्लांट। और जब C3 प्लांट में ये प्रोसेस होंगे, ये रिएक्शन होंगी, तो उन प्लांट का क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, फोटो रेस्पिरेशन जो है इस टॉपिक का नाम है। अब फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, फोटो रेस्पिरेशन जब होगा जब आपके पास रूबिक्स को CO2 के बजाय ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। रूबिक्स को ऑक्सीजन को फिक्स कब करेगा, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज्यादा रहेगा। अब सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है CO2 से, तो हमारे पास ये सवाल है। तो हम लोग को याद रखना है कि देखो जब आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर है, आपके पास क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब लाइट भी कहती है नॉर्मल है, लाइट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा धूप है तो ज़्यादा टेम्परेचर है, कम धूप है तो आपके सॉरी कम धूप है तो कम टेम्परेचर है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो क्या होगा कि हमारे पास ये लीफ है, हमारे पास क्या है, ये लीफ है। क्या आप लोगों को मालूम लीफ में वो कौन सा स्ट्रक्चर रहता जिसके थ्रू गैसेस अंदर आते और बाहर जाते, क्या नाम रहता उसका,
राइट, क्या नाम है इसका? स्टोमेटा। तो यहाँ पे इस तरह एक ओपनिंग रहेंगे, इस ओपनिंग का नाम क्या है? स्टोमेटा। क्या नाम है इस ओपनिंग का? स्टोमेटा। तो अभी यहाँ पे स्टोमेटा कैसा है, बंद है क्या खुला है? ये आपके पास ओपन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टोमेटा कैसा है, यहाँ पे ओपन है। अब ओपन है तो हो क्या रहा है? तो ये रहा है कि आपके पास जो है बाहर से CO2 अंदर आ रहा है, बाहर से CO2 कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो इस तरह CO2 अंदर आएगा, अंदर आएगा और कहाँ जाएगा? वो जो है लीफ के सेल्स, जिनका नाम क्या रहता है? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर जो है आपके पास एक ऑर्गेनेल रहता है जिसका नाम रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाके ये रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? बोलो बोलो, कौन सी रिएक्शन करेगा? कैल्विन साइकिल जो है ये रिएक्शन करेगा लीफ में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। बराबर है? बराबर है। अब जो है आपके पास, हम सबको ये भी मालूम कि जो है क्लोरोप्लास्ट में एक और एक रिएक्शन हो रही। क्या रिएक्शन हो रही है हमारे पास? कि जो H2 है, जो कि आपके पास H2 है, वो टूट रहा है। वो टूट रहा है और आपके पास क्या बन रहा? 2H प्लस बन रहा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे, और साथ ही साथ क्या बन रहा आपके पास? ऑक्सीजन बन रहा। और ये ऑक्सीजन जो है बनने के बाद क्या हो रहा? ये जो है आपके पास कहाँ रिलीज हो रहा? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है ये ऑक्सीजन। बराबर है? तो क्या हो रहा है आपके पास लीफ में नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन है तो CO2 अंदर आ रहा, और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही तो O2 कहाँ जा रहा? बाहर जा रहा। समझिए इतना आप लोग, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे हाई टेम्परेचर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यहाँ बोलेंगे लाइट इंटेंसिटी अगर जो है क्या हुआ? ज्यादा हो गया, तो क्या होगा आपके पास? ये सेम लीफ है, ये क्या है आपके पास? सेम लीफ है। इस लीफ में जो आपके पास स्टोमेटा था ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? क्लोज हो गया। जो स्टोमेटा था ये क्या हो गया आपके पास? क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ स्टोमेटा? क्योंकि हम सबको मालूम, हाई टेम्परेचर की वजह से एक प्लांट में लॉस ऑफ वाटर होता। प्लांट में से जो है वाटर जो है लॉस होगा। वाटर लॉस को रोकने के लिए प्लांट क्या करता है? स्टोमेटो को बंद करेगा। स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो वाटर बाहर जा पाएगा? वाटर बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन हम सबको ये भी मालूम कि वाटर बाहर नहीं जा पा रहा तो CO2 भी अंदर नहीं आ पा रहा। वाटर बाहर नहीं जा पा रहा तो CO2 भी अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो CO2 भी अंदर नहीं आ रहा। लेकिन ये तो लीफ है, और लीफ के ऊपर लाइट तो आ रही है। लाइट आ रही है तो कौन सी रिएक्शन होंगे? लाइट रिएक्शन होंगी। और जब लाइट रिएक्शन होंगे तो आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने की वजह से क्या होगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस जो है आपके पास क्या बनेगा? हाफ O2 बनेगा। बराबर? प्लस आपके पास क्या बनेगा? हाफ O2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि लाइट रिएक्शन जो है चालू है, और लाइट रिएक्शन चालू होने की वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या होगा? बनते जाएगा। ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन बाहर जा पाएगा? ये ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा। अब ये लीफ में क्या हो रहा? ये लीफ में CO2 अंदर नहीं आ पा रहा और ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा, तो लीफ के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हम सबको मालूम कि रूबिस को जो है किसकी तरह एक्ट करेगा? किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीजन इसकी तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्टोमेटा क्लोजिस, स्टोमेटा क्लोजिस, स्टोमेटा क्लोजिस टू स्टॉप टू स्टॉप टू स्टॉप loss of water, loss of water. This leads to this leads to high concentration, high concentration of oxygen and low concentration of CO2 in cell, in cells, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपके पास? रूबिस्को, उसके बाद क्या होगा आपके पास? रूबिस्को acts as रूबिस्को, रूबिस्को acts as रूबिस्को acts as ऑक्सीजनेट। किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीजनेट की तरह एक्ट करेगा। लिख लो आप लोग इसको, रूबिस्को, रूबिस्को
रुबिस्को फिक्सेस ऑक्सीजन विथ RUBP, ये स्टेप होता है। कैल्विन साइकिल में हुआ क्या था, आपने CO2 को फिक्स करे थे RUBP के साथ, जिसको आपने कार्बोक्सिलेशन कहा था। जब O2 फिक्स होगा RUBP के साथ तो उसको आप क्या कहेंगे, फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे, या इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब ये जो है बट जो फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन जो है इतनी बड़ी रिएक्शन में हमको जो है ये याद रखना है वो फर्स्ट स्टेप। कौन सा इसका स्टेप याद रखना है, फर्स्ट स्टेप। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा तो 99.9% जो है कहाँ से आने वाला है, इसके फर्स्ट स्टेप में, कि जब RUAP और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है। जिस तरह आपके पास कैल्विन साइकिल में RUAP और CO2 जब मिले थे तो क्या मिला था हमारे को, 2 3 PGA मिले थे। इसी तरह जो है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब आपके पास RUAP जो है, RUAP राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट मिलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम है आपके पास, रुबिस्को, लेकिन इस बार जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है आपके पास, ये ऑक्सीजन के बाद। अब ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या बनता है ये फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनते हैं 2 चीज। सबसे पहले आपके पास बनता है 3 PGA। 3 PGA कितने कार्बन का रहता है आप सबको मालूम, यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है, ऑक्सीजन में कितने कार्बन है, 0 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन का है, हम सबको मालूम है। तो यहाँ पे 3 PGA कितने कार्बन का रहता, कितने कार्बन का है, और बोलो जल्दी से, 3 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो अब कितने कार्बन बचे, 2 बचे। आपके पास दूसरा कंपाउंड रहेगा, उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लाइकोलेट, 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 क्या नाम है इसका, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसका फोटो रेस्पिरेशन का। ये अब फोटो रेस्पिरेशन बहुत बड़ी रिएक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल में चलती हो रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको तो मेनली क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि फर्स्ट स्टेप में जब रुबिस्को ऑक्सीजन और RUBP को मिलाएंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो क्या बनेगा, एक 3 PGA बनेगा, दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता कि जो फर्स्ट स्टेप है फोटो रेस्पिरेशन का, उसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3 PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने हो गए, 2। अब याद रखना है फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है इस तरह क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास फर्स्ट स्टेप में कौन से प्रोडक्ट बने, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें कौन से प्रोडक्ट बने फोटो रेस्पिरेशन में। ऑप्शन ए दे देंगे PGA, ऑप्शन बी दे देंगे आपको क्या, ग्लाइकोलेट, ऑप्शन सी दे देंगे आपको कोई भी XYZ, और डी दे देंगे आपको A एंड B। अब जो जोश में आगे ये नहीं कर देना, PGA और ग्लाइकोलेट मिल गया हमारे को आंसर A एंड B। ये ग्लाइकोलेट है और ये क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, दोनों अलग चीज है। इसमें फॉस्फेट है, इसमें फॉस्फेट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिर्फ PGA होगा। अगर यहाँ पे हमने फॉस्फो लगा दिए तो आंसर क्या होगा, पे A एंड B होगा, ठीक है। तो क्या है आपके पास, जब रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेंगे RUBP के साथ तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें से एक 3 PGA है, दूसरा कौन सा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। देख लो इसको आप लोग, इट फिक्सेस RUBP विद ऑक्सीजन which leads to formation of 2 products, one is 3 PGA and other is phosphoglycolate, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो आपके पास है फोटो रेस्पिरेशन, ये जो आपके पास होता है 3 ऑर्गेनेल्स के अंदर। कितने ऑर्गेनेल्स में होगा, 3 ऑर्गेनेल। तो हमारे पास ये पहला ऑर्गेनेल है, ये क्या हमारे पास पहला ऑर्गेनेल है जिसके अंदर जो है फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत होने वाली। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या होगा, आप देख के बता देंगे क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑर्गेनेल जो हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो पहला ऑर्गेनेल जो फोटो रेस्पिरेशन में यूज होगा वो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बीच में यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनेल यूज होगा, बीच में यहाँ पे क्या होगा, दूसरा ऑर्गेनेल हमारे पास क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एक दूसरा ऑर्गेनेल है। उसके बाद जो आपके पास एक ऑर्गेनेल रहेगा, ये ऑर्गेनेल को भी जो है आप लोग देख के पहचान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को कि जो है फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपके पास रुबिस्को एक्ट करेगा ऑक्सीजनेस की तरह, तो जब जो रिएक्शन होगी उसका नाम क्या रहेगा, फोटो रेस्पिरेशन। उसके अंदर कितने ऑर्गेनेल का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे 3 ऑर्गेनेल, उसमें से एक ऑर्गेनेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे ऑर्गेनेल भी अब आप लोग समझ गए कौन सा है, ये बोलो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये 3 ऑर्गेनेल मिलके आपके पास एक रिएक्शन करने वाले जिसका नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। अब क्या होने वाला है, अब ये हो रहा हमारे पास कि जो हमारे पास RUBP था, क्या नाम था, RUBP, जिसका नाम क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास कन्वर्ट होगा दो कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, दो कंपाउंड के अंदर। अब ये कब कन्वर्ट होगा, जब इसके अंदर कौन मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाला है। कौन मिलने वाला है, ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, रुबिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे रुबिस्को ने RUBP ऑक्सीजन का जो है फिक्सेशन करा, ऑक्सीजनेशन हुआ, और आपके पास दो प्रोडक्ट बने। एक आपके पास बना 3PGA और दूसरा आपके पास क्या बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना ये, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जब फिक्सेशन हुआ, रुबिस्को ने कराया, और प्रोडक्ट क्या बना, 3PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये आपके पास क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा। कैसे बनेगा ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट बनेगा बाय रिमूविंग द फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपके पास क्या बन गया, ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट जो है आपके पास कहाँ पे आएगा, ये ग्लाइकोलेट आपके पास कहाँ पे आएगा, इस ऑर्गेनेल का। ये ऑर्गेनेल का नाम तो हमें लिखे ही नहीं, क्या नाम रहेगा इसका, पर ऑक्सीजोम। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सीजोम जो है इस ऑर्गेनेल का नाम है। ऊपर वाले ऑर्गेनेल का नाम क्या है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और जो लास्ट वाला ऑर्गेनेल है इसका नाम क्या रहेगा, तो हम कहेंगे इसका नाम रहेगा, जो यहाँ पे सबको मालूम है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोलेट। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो आप लोगों को मालूम ये 3 कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। तो ये भी कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन। और ये भी सेम कंपाउंड है, तो कितने कार्बन का, 2 कार्बन। ये आपके पास कन्वर्ट होगा दूसरे कंपाउंड में जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट। क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्सिलेट। क्या नाम है इसका, ग्लाइऑक्सिलेट। ये कितने कार्बन का होगा, ये 2 कार्बन का होगा। उसके बाद ग्लाइऑक्सिलेट आपके पास कन्वर्ट होगा एक अमाइनो एसिड में जिसका नाम क्या रहेगा, ग्लाइसिन, जो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। ठीक है, अब ये ग्लाइसिन जो है आपके पास कहाँ जाएगा, ये ग्लाइसिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइसिन आपके पास आएगा, आपके पास क्या आएगा, ग्लाइसिन आएगा। इसी तरह जो है कितने कार्बन का रहेगा, ग्लाइसिन। इसी तरह जो है और एक ग्लाइसिन आएगा, एक क्या आएगा यहाँ पे, और एक ग्लाइसिन आएगा, और एक क्या है यहाँ पे, ग्लाइसिन आया। ये भी कितने कार्बन करेगा, 2 कार्बन का। ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। ग्लाइसिन 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा, जो कितने कार्बन करेगा आपके पास, 4 कार्बन करेगा। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड हुआ, और ये 4 कार्बन के कंपाउंड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो देखें आपने, नुकसान हो गया। आपके पास प्लांट क्या करना चाहता, प्लांट बाहर का CO2 को अपने बॉडी का पार्ट बनाना चाह रहा, ग्लूकोज बनाना चाह रहा। तो फोटो रेस्पिरेशन में एक तो बाहर का CO2 नहीं आया, उल्टा जो CO2 जो है इसका पार्ट था, ये जो CO2 निकला है किसका पार्ट था, RUBP का पार्ट था, वो CO2 बाहर निकल गया। तो फिक्सेशन नहीं हुआ CO2 का, उल्टा जो हमारे पास और कार्बन फिक्स था उस कार्बन को हमने उड़ा दिया किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कार्बन का कंपाउंड आगे जाके जो है नेक्स्ट अमाइनो एसिड बनेगा, इसका नाम रहेगा सेरीन। क्या नाम रहेगा इसका, सेरीन। सेरीन जो है हमारे पास कितने कार्बन करेगा, 3 कार्बन करेगा। 3 कार्बन के सेरीन से आपके पास यहाँ पे आएगा सेरीन, सेरीन से हमारे पास ये बनेगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट। क्या बनेगा ये, हाइड्रोक्सी पायरुवेट नाम का एक कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट नाम का कंपाउंड बनेगा। और यहाँ से हमारे पास बनेगा ग्लिसरेट। क्या बनेगा, ग्लिसरेट। और ग्लिसरेट से हमारे पास ये ग्लिसरेट आएगा यहाँ पे, ये ग्लिसरेट आएगा यहाँ पे, और ग्लिसरेट से हमारे पास क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा या फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ये फॉस्फोग्लिसरेट का इस्तेमाल होगा हम क्या बनाने के लिए, RUBP के बनाने के लिए। और ये भी फॉस्फेट का इस्तेमाल होगा क्या, रिजेनेरेट करने के लिए, RUBP रिजेनेरेट करने के लिए। तो ये रिएक्शन जो है आपके पास, इसको आप क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फर्स्ट स्टेप है। कौन सा फर्स्ट स्टेप है, ये वाला। जब आपके पास RUBP को जो है रुबिक्स को फिक्स करेगा O2 के साथ, तो जो है आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट जो है 2 बनेंगे। उसमें से एक रहेगा आपके पास 3PGA, दूसरे का रहेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा,
ग्लाइकोलेट नेक्स्ट ऑर्गेनेल में जाएगा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, और ग्लाइसिन कहाँ पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह और एक ग्लाइसिन यहाँ पे आएगा, ग्लाइसिन 2 कार्बन का, ये ग्लाइसिन 2 कार्बन का, दोनों कंबाइन होंगे और आपके पास एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। वो 4 कार्बन के कंपाउंड में से एक CO2 बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फोटो रेस्पिरेशन में CO2 तो फिक्स नहीं करा, लेकिन प्लांट के अंदर जो पहले से एक कार्बन फिक्स था, उस कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब 4 में से एक कार्बन चले गया तो कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन, और आपके पास एक कंपाउंड बना, एक अमाइनो एसिड बना, इसका नाम क्या है, सेरीन। सेरीन जो है आपके पास ऊपर वाले ऑर्गेनेल में आया, जो कौन है, पेरोक्सिसोम। उससे एक कंपाउंड बना हाइड्रोक्सी पायरुवेट, उससे एक कंपाउंड बना ग्लिसरेट। ग्लिसरेट कहाँ पे आ गया, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट से पीजे बना, और पीजे ने वापस क्या बना दिया, आरयूसी बना दिया। ये पीजे ने वापस क्या बना दिया, आरयूसी बना दिया। ठीक है, समझ गए आप। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। With the body of course.